तो हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने इस चैप्टर का जो पहले वाला पार्ट है उन वीडियोस में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना, जो कि पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इनिशियली बनी थी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके लिए बनी थी बेटा? वो बनी थी अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। किसके लिए? अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। क्या मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया का? कि जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब की बात है ये। पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। चलिए, अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी मीटिंग होती है। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट सिटिंग होती है इसकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। जब ये 9 दिसंबर 1946 को इसकी मीटिंग होती है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए थी? अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। लेकिन जब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है कब? 14 अगस्त 1947 की, तो वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया। नाउ अब यहाँ पे डिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से? क्या मतलब है इसका? आइए वो समझते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है, जो उसके मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर आए थे। कहाँ से इलेक्ट होकर आए थे? कौन से टाइप का इलेक्शन था? वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर आए थे। अब इससे क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये इंडिया जो था, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, स्टेट्स, इन सब में डिवाइडेड था। तो इन प्रोविंसेस में या फिर प्रिंसली स्टेट्स में या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे। फिर यहाँ के जो मेंबर्स थे मेंबर्स ने क्या की? वोटिंग करी। और जो प्रोविंसेस में जहाँ प्रोविंसेस में वोटिंग हुए, मेंबर्स ने लोगों को इलेक्ट किया। आगे चल के जो इलेक्ट होकर आए उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। चलिए, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो इट्स मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हर एक मेंबर चूज होकर आया था, इलेक्शन के थ्रू आया था, और वो आया था इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप बोलोगे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? बेटा, फॉर एग्जांपल हम लोग जो एमएलए के लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है, जो सिटीज़न लोग वोटिंग करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने एरिया में, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन, कि सिटीजन्स ने वोट दिया और फिर वो डायरेक्ट इलेक्ट हो गए। अब ये जितने भी प्रोविंसेस के, जितने भी स्टेट्स के, मान लीजिए एमएलए जिसको वोट देकर, जैसे कि एमएलसी होती है ना, वो कैसे आती है? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जिसमें डायरेक्टली आप किसी को वोट नहीं कर रहे। हमने किसी को वोटिंग करके मेंबर बनाया है लेजिस्लेटिव असेंबली का, अब जो एमएलएज हैं वो वोटिंग करके किसी को इलेक्ट करवाएं। दिस इज़ योर इनडायरेक्ट इलेक्शन। नाउ अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए कहाँ थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब बेटा, जो इंडिया था उस टाइम प्रोविंसेस में डिवाइड था। छोटे छोटे स्टेट्स में जैसे आज डिवाइडेड, उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो हर एक प्रोविंसेस में जितने भी मेंबर्स थे, जिनको लोगों ने वोट दे के इलेक्ट किया था, और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, फिर उन्होंने आगे वोटिंग करी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं।
और ये दैट हैड बीन स्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे प्रोविंसेस का, स्टेट्स का, ग्रुप ऑफ स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का कंसेप्ट लेकर आया गया था इंडिया में। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड along the lines of suggested by the plan proposed by committee of the British cabinet। अब ब्रिटिश कैबिनेट जो है एक कमिटी का गठन किया गया था जिसे बोलते हैं हम कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही ये इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। जैसे कि अब ये कैबिनेट मिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हर एक जो प्रोविंस है, ईच प्रोविंस और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, उनको प्रॉपर सीट एलोकेट करी गई थी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जैसे कि 1:, कितना हो गया ये, 1:10 लाख के प्रपोर्शन में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख है तो वहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होकर आएगा, इस तरीके से। As a result, the provinces that were under direct British rule were to elect 292 members। अब ऐसे प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, वहाँ से कितने मेंबर्स आने थे, वहाँ से 292 मेंबर्स आने थे। और जो ऐसे स्टेट्स थे जो किसके कंट्रोल में थी, जो राजा जी के कंट्रोल में थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें राजाओं का कंट्रोल था, प्रिंस लोगों का कंट्रोल था बेटा, वहाँ से टोटल कितनी सीट्स, मिनिमम 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स से आई थी हमारे पास। तो अगर आप देखो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पर 10 लाख पे 1 मेंबर की बात करी जा रही है ना। चलिए, तो ये था कि इनिशियली अगर आप देखेंगे कि जो जो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे, वहाँ से कितने आने थे बेटा, वहाँ से 292 मेंबर्स आने थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से कितने मेंबर्स आने थे, 93 सीट्स मतलब 93 मेंबर समझिए। तो ये टोटल कितना हो गया, 292 प्लस 93 दैट इज 385। टोटल कितने हो गए ये 385 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन ये जो 385 का नंबर है ये आगे चल के हम देखेंगे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इस 385 में से आधे जो मेंबर्स थे वो डिवाइड हो जाते हैं, पाकिस्तान के पास चले जाते हैं और आधे इंडिया के पास रह जाते हैं। आधे तो नहीं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं। चलिए, जो 292 मेंबर्स थे वो कहाँ से निकल के आए थे, प्रिंसली स्टेट्स जो 292 मेंबर्स थे वो ऐसे प्रोविंसेस से आए थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर हो, और 93 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट्स के पास से आए थे। चलिए, द सीट्स इन विच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़। और इन प्रोविंसेस को जो सीट्स थी वो 3 मेन कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर रखा था। मतलब इन प्रोविंसेस में जो सीट्स थी, हर एक सीट से बेटा हर एक जगह से मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल लोगों के लिए रखा गया था इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेंबर्स थे हर एक कम्युनिटी मतलब फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो थे, ठीक है, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे थे वो हर एक कम्युनिटी से, मतलब मुस्लिम से भी एक बंदा है, सिख से भी एक बंदा है, जनरल से भी एक बंदा है, इस तरीके से जो हर एक कम्युनिटी से हर एक मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट था और उसने इलेक्ट किया देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे कौन सा मेथड बेटा, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की हमने बात करी थी ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरीके से क्या होता है, उसका नाम क्या है बेटा, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। या आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20% सीट जो है वो किसको मिले, मुस्लिम्स को मिले, ठीक है, 30% या फिर 70% सीट किसको मिले हैं, हिंदूज को मिले हैं, ठीक है, और लेट्स से 10% सीट जो हैं वो अदर कम्युनिटी को मिले हैं, है ना।
तो अगर ये 20% सीट मुस्लिम्स को मिले, मतलब 20% वोट्स मिले, मतलब इनको 20 सीट्स मिल जाएगी। और 70% हिंदू को मिले तो मतलब इनके पास 70 सीट हो जाएगी। और 10% अगर अदर कम्युनिटीज़ में, मतलब 10 सीट्स अदर कम्युनिटीज़ की हो जाएगी। तो ये होता है कि हमारा एक मतलब बेसिक सा बहुत एक छोटा सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जिसको FPTP बोलते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का और अपोजिशन का कंसेप्ट होता है। चलिए, so the method of selection in the case of representative of princely states was to be determined by the consultation। वो आपस में प्रिंस लोग देख लेते थे बच्चा कि मतलब किसको कहाँ से इलेक्ट करना है। प्रिंस यूज टू बी द मतलब मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस। चलिए, आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नाउ, एक सेकेंड, now let's come to this paragraph. We must make our political democracy a social democracy। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा कि हमें अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या बनाना होगा, एक सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ वोटिंग हो रही है, सिर्फ बैनर लेके रैलियां चल रही हैं, इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग चल रही है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के बीच में, है ना, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि वी मस्ट मेक अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। व्हाट डज अ सोशल डेमोक्रेसी मीन? अभी सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है ना, व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी। चलिए इसको पढ़ते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, इट मीन्स a way of life, it means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life। अब बेटा ये जो होता है कि क्या मतलब है इसका, these principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items or a trinity। बेटा मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसमें लोगों के पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी भी है। लोगों के पास फ्रीडम है, सबको समानता के साथ देखा जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग का हो, है ना। और लोगों के अंदर क्या है, भाईचारा है, कोई कम्युनलिज्म नहीं है, लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है बेटा, इट इज़ नथिंग बट सोशल डेमोक्रेसी। यही तो है सोशल डेमोक्रेसी। अगर आपको सोसाइटी में सारे प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, इनको आप एक्चुअल में सोसाइटी में लोग लागू कर रहे हैं, लोग इसको समझ पा रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं सोसाइटी में। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस ऑफ दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर ये चीज़ नहीं है तो मतलब सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। अब बेटा ये सोशल डेमोक्रेसी जो है ना, ये एक तरीके का मतलब आप यूँ कह लो दे फॉर्म अगर इनको सेपरेट आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल सोसाइटी में ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मान लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब आप एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं, कि पर्पस ही ख़त्म हो गया। ऐसी सोसाइटी में तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा ना डेमोक्रेसी का, कि सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन लिबर्टी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें कि पहले सोशल डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वर्क कर पाएगी। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। अब कह रहे बेटा इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते और लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग नहीं कर सकते। बेटा अगर मेरे पास फ्रीडम है, अगर मेरे पास फ्रीडम है तभी तो मैं डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो उसके लिए आवाज़ उठा पाऊँगी, है ना। और अगर बेटा इक्वालिटी है, अगर इक्वालिटी है, सबको इक्वल समझा जा रहा है, तो सबके पास क्या होगी बेटा, लिबर्टी भी होगी, है ना।
नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। कह रहे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसे टर्म्स हैं, ये ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। इक्वालिटी नहीं रहेगी सोसाइटी में तो सिर्फ कुछ लोगों के पास ताकतें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इक्वालिटी नहीं होता तो कहीं ना कहीं आज मेजॉरिटी में जो रिलीजन है इंडिया में वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर रहा होता। वो इक्वालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल भी सप्रेस नहीं, मतलब कोई भी कम्युनिटी को हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। सो विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू। अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी और मान लीजिए लिबर्टी है सोसाइटी में, सभी के पास लिबर्टी है लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तो लोग अपनी लिबर्टी का गलत फ़ायदा उठाएंगे। ये हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल के दूसरे वाले बुक में। चलिए, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। मतलब एक सोसाइटी में बेटा दीज आर द बेस एंड द कोर सोसाइटल थिंग्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। The previous section discusses the three factors that makes a constitution effective and respectable. How far does the Indian constitution pass this test? Now अभी जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं बेटा कि जो प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या आपके क्लासरूम में, क्या ये आपके क्लासरूम में एग्जिस्ट करता है? कभी नोटिस करना आपकी क्लासरूम में बेटा डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट बैकग्राउंड के, कोई ट्राइबल कम्युनिटी से भी हो सकता है, हर एक रिलीजन से, हर एक जेंडर का बच्चा आपको मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, या आपको जो डेमोक्रेसी का जो छोटा फॉर्म है ना वो अपनी क्लास में देख सकते हो आप, है ना। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, बट स्टिल यू पीपल को एग्जिस्ट इन अ क्लासरूम। कैसे एग्जिस्ट करते हो? क्योंकि आप लोग कॉपरेट कर रहे हो, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो? एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ हो, कोऑर्डिनेशन हो, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। डिग्निटी का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। सबको डिग्निफाइड लाइफ जीने की क्या कहते हैं बेटा, राइट है, फ्रीडम है, लिबर्टी है ना। और क्लास में भी फ्रेटर्निटी आपको देखने को मिलती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे बच्चा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड जो भी डाउट हो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।